वीरा मेडिकल स्टोर सभी प्रकार की जनरल दवाइयाँ एवं अंग्रेजी दवाइयाँ व पशुओं की दवाइयाँ मिलने का एक विश्वसनीय स्थान है। साथ ही सभी प्रकार की दवाइयों पर विशेष छूट दी जाती है। प्रोप्राइटर योगेंद्र सिंह राजपूत। कॉन्टैक्ट नंबर 8462883066। पता तहसील के पास पशु चिकित्सालय के सामने रामनगर कॉलोनी मेन रोड सिवनी मालवा। कि उनने मुझे यहाँ पर एक सेफ क्लिक अभियान के तहत आप लोगों को इतनी जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद सेफ क्लिक हम बात शुरू करते हैं। आज प्रत्येक वर्ग, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, चाहे बच्चे हों, किशोर हों, सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग करते हैं? बताइए, मोबाइल कितने लोग यूज़ करते हैं? घर में मम्मी का, पापा का या अपने भाई बहनों का मोबाइल या स्वयं का मोबाइल यूज़ करते हैं? डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको मोबाइल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। परिवारजनों से बातचीत हो जाती है, सबसे पहला फ़ायदा। कोई सुदूर बैठा हुआ है, बहुत दूर है, फिर भी आप उनके बहुत करीब हो, आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, उनसे बात कर सकते हो, उनके हालचाल ले सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस मोबाइल का यूज़ किसी क्राइम को करने के लिए हो सकता है? सोचा है आपने कि आपको पता है कि इसी मोबाइल से किसी क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है या कोई क्राइम कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कैसे करेगा बताएं? आपको जितना पता है उतना बताएं। आप कैसे करेगा? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, आज मोबाइल हमारा अभिन्न अंग है। हम तरह तरह के एप्लीकेशंस और तरह तरह की साइटों का गूगल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक छोटे से एप्लीकेशन का मैं नाम लूँगा, व्हाट्सएप। कितने लोग यूज़ करते हैं बताएं? या कोई दिक्कत नहीं है बताने में? सभी यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम कितने लोग यूज़ करते हैं? लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं। टेलीग्राम कितने लोग यूज़ करते हैं? ठीक है। फेसबुक कितने लोग यूज़ करते हैं? फेसबुक नहीं यूज़ करते, ठीक है। सबकी मेल आईडी तो यूज़ करते होंगे? करते हैं ना? ठीक। क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आपसे किसी भी मैसेज को यहां से वहां पहुंचाने का या किसी का मैसेज आपको डिलीवर करने का कोई पेमेंट लेता है? आपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को कभी पैसे दिए हैं? कोई पे किया है? तो इतनी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े फीचर्स, इतने बड़े बड़े ऐप्स ये फ्री चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये फ्री चल रहे हैं। कभी इसके लिए कोई पैसा आपने पे नहीं किया है। कभी आपने सोचा है फ्री क्यों दे रहे हैं आपको? नहीं सोचा ना? कभी सोचा है फ्री क्यों दे रहे हैं आपको? ये फ्री आपको इसलिए पे करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल का जो डेटा होता है, यह उस डेटा को सेल करके, उसको कलेक्ट करके, आपकी जो जानकारियां हैं, आपसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उसको सेल करके ये लोग अर्निंग करते हैं। कैसे अर्न करते हैं पैसा? आपका जो डाटा है उसको सेल करते हैं। पता था पहले? नहीं पता। ठीक है, हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन अपन ने डाउनलोड करी, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपसे 3-4 बार वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आप कैमरा अलाउ करो, अपनी गैलरी अलाउ करो, अपने मैसेजेस अलाउ करो, अपने ईमेल्स अलाउ करो, अपने फ़ोन बुक अलाउ करो। अगर आप कहीं भी अलाउ नहीं करते हैं तो क्या वो व्हाट्सएप या जो भी एप्लीकेशन से वो आगे चलती है क्या? नहीं चलती ना।
डेटा सेलिंग यहीं से स्टार्ट होता है। जब आपसे वो सभी ऑथेंटिकेशंस मांगता है, आप अलाउ करते जाते हैं, आपने कैमरा अलाउ कर दिया, अपना गैलरी अलाउ कर दिया, अपनी कॉन्टेक्ट्स अलाउ कर दिए, मैसेजेस अलाउ कर दिए, सारी चीज़ें आपने अलाउ कर दी। इन द सेंस आपने उसको सहमति दे दी है कि वो कभी भी आपका कोई भी डेटा आपकी गैलरी से, फोन बुक से, आपके मैसेजेस से, इनबॉक्स से, ठीक है, चैट बॉक्स से वो आपसे डेटा ले सकता है। सपोज मैंने अपने मोबाइल से एक मैसेज किया या अपना फोटो क्लिक किया, सेल्फी ली, अपनी फोटो अपने फ्रेंड को, या महेंद्र बैठे, मैंने महेंद्र को सेंड कर दिया। अब ये फोटो किन लोगों के बीच होना चाहिए? मेरे और, बोलिए बेटा, बोलना पड़ेगा, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यही डेटा आपके मोबाइल में जितने ऐप्स डाउनलोड हैं, उन सभी एप्लीकेशंस के थ्रू उसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको चला जाता है, ठीक है। आपने अपनी कोई फोटो ली, कोई वीडियो बनाई, कोई डांस है, कोई किसी भी एक्टिविटी की कोई वीडियो बनाई है और वो आपके कैमरे के थ्रू आपकी गैलरी में आई है और उसके बाद वो आपके मोबाइल में जितने आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किए वो सभी को चली जाती है। इसी तरह से आज हम हमारे हर एक कार्ड की या किसी भी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ों की एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में रखते हैं, नहीं रखते हैं? आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना, सारे क्रेडिट कार्ड्स, ताकि आपको कहीं पे भी बार बार उसको हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़े, आप एक सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। तो वो सॉफ्ट कॉपी कैसे कलेक्ट करते हैं आप? कैमरे के थ्रू। कैमरे से आपने फोटो खींची या उसका पीडीएफ बनाया, वो आपके कहाँ जाके स्टोर हो गया? गैलरी में या मोबाइल में। लेकिन आपको ध्यान है, आपने जब वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने डाउनलोड किए उस टाइम आपने गैलरी अलाउ किया है, उसको अलाउ किया है गैलरी। वो वहां से कहां चले जाएंगे? वो सारी एप्लीकेशंस के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास वो चले जाते हैं। तो सोचो आपका कितना डेटा ये सर्विस प्रोवाइडर जितनी कंपनियां हैं वो कलेक्ट किए बैठी हैं। अब फ्रॉड कहाँ शुरू होता है, क्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो व्हाट्सएप, फेसबुक हैं, ये कहीं उसको यूज़ करते हैं गलत काम करने के लिए या किसी प्रकार का क्राइम करने के लिए, लेकिन वो भी तो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, उन्हें पैसा कहाँ से आएगा? तो वो जब डाटा सेल करते हैं तो डाटा सेलिंग के दौरान ये नहीं है कि वो किसी अच्छे व्यक्ति को ही दे रहे हैं या वो क्रिमिनल्स को नहीं दे रहे हैं। डेटा सेलिंग करेंगे तो कोई भी खरीद लेगा नहीं। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो अगर क्रिमिनल्स के हाथ जाता है तो फिर उसका मिसयूज होता है और वहां से क्या स्टार्ट होता है? साइबर क्राइम। क्या होता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम काय के थ्रू होता है? फिर नेट के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? नेट के माध्यम से। आप डोमिनोज पे एक पिज्जा बुक करते हैं, एक पिज्जा आपने बुक किया, अगले दिन से आपको तरह तरह के पिज्जा स्टोर और सारी चीजें आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आपको ऐड दिखाने लगते हैं। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? कभी हाँ या ना में जो सही है उसमें हाँ बोलना। दिखाते हैं। आप एक पिज्जा कहीं ऑर्डर कर दो, आपको अगले दिन से यूट्यूब पे 10 पिज्जा के शॉप्स का ऐड आने लगेगा। तो ये तो आपको पता था कि आपने पिज्जा ऑर्डर किया है, आपके घर वालों को पता होगा, जिनने खाया या जिसको ऑर्डर किया होगा उसको पता होगा। दूसरे ऐप्स को कैसे पता कि आपने पिज्जा ऑर्डर किया है? पता चला उसको? यही जो ऐप्स आपके मोबाइल में हैं, यही जो आपके मैसेजेस हैं, उसका जो मैसेज आया, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा का मैसेज आया कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, आपका ऑर्डर तैयार है, 10 मिनट में आपको डिलीवर होने वाला है, यहां से शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना? मैसेज आते हैं ना, फलाने फलाने नंबर से आप संपर्क कर लें, आपका पिज्जा लेके आ रहा है। तो यही बेटा, यही इंफॉर्मेशन जो है वहां से लीक होके और वो कहाँ जाती है? सभी एप्स को मिल जाती है, क्योंकि आपने आपका मैसेज बॉक्स अलाउ किया है। क्या था? ऐसे मैसेज बॉक्स अलाउ किया था ना? वहीं से वो इंफॉर्मेशन उनको जाती है, डेटा जाता है
और उसके बाद फिर वो वहीं से आपकी जो रुचि है, आपको क्या पसंद है, पिज्जा पसंद है, ठीक है, हमें नहीं पता आपको क्या खाना पसंद है, लेकिन गूगल को और जितने सारे ऐप्स आपके मोबाइल में हैं उनके सर्विस प्रोवाइडर को सब पता है आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट करके वो भी क्रिमिनल्स के हाथों चला जाता है। अभी तो केवल डेटा कलेक्ट हो रहा है और सेल हो रहा है, अभी उसका यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगली चीज आती है, आप कहीं घूमने जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हो? फोटो लेते हो। सबसे पहला वर्क, घर के सामने गाड़ी लगी है, पूरी फैमिली खड़ी है, आपने एक सेल्फी ली और सीधा आप क्या करते हो, उसको अपलोड कर देते हो, है ना। सबसे पहला काम स्टेटस, वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर कोई आपकी यात्रा, कोई जर्नी वो हो नहीं सकती, है ना बेटा, है ना। एक बढ़िया गाड़ी का अपन इमोजी लगाते हैं, कार का, उसके बाद उस मतलब फोटो अपलोड करते टाइम कार का इमोजी लगाते हैं और हम अपलोड कर देते हैं उस पे कि गोइंग टू मुंबई विद माई फैमिली। अब उसमें फोटो भी डाल दिया है, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, गाड़ी में जितने लोग बैठेंगे उतने लोगों का फोटो अपन ने डाल दिया और खुद का भी डाल दिया। ये आपने जो फोटो दे दी, इससे दो चीजें शो हो रही हैं, एक तो आप घूमने के शौकीन हैं, दूसरा आपको कौन सी जगह पसंद है, मुंबई पसंद है। ये एक साधारण सी बात हो गई। इसी फोटो का फायदा आपके आसपास के कुछ क्रिमिनल्स भी उठा सकते हैं। जैसे आपने जो फेसबुक पे डाली है फोटो, तो उसको जितने यूज़र्स होंगे या आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई भी आपकी जो आपको फॉलो कर रहा होगा, उसको भी पता चल जाएगा पूरी फैमिली मुंबई गई है। अब सिंपल सी बात है, जब पूरी फैमिली मुंबई गई है तो उस दिन आपका घर खाली है, आपने बाहर ताला लगा दिया, ठीक है। एक ताले के भरोसे आप सभी लोगों को छोड़ के, सभी लोग कहाँ चले गए, पूरे घर को छोड़ के घूमने चले गए। तो क्या आपकी प्रोफाइल को यहाँ जो लोकल्स के क्रिमिनल्स है वो फॉलो नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? तो क्या चांसेस नहीं है कि आपके घर में चोरी हो जाएगी? है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एकदम डर का माहौल नहीं क्रिएट करना है, डरना नहीं है, इनसे कैसे बचना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप नहीं, हम में से हर व्यक्ति जो साइबर क्राइम के प्रति अवेयर नहीं है वो ये गलती कर रहा है, बस हमें पता नहीं है कि हम ये गलती कर रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई डेटा कलेक्शन का एक छोटा सा तरीका मैंने बताया आपको। इस तरह से आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं सभी ऐप्स डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो आपका डेटा बिल्कुल लेते हैं। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ गेम्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना डेटा देते हैं। जैसे हम अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ जानकारी हमसे जनरल जानकारियां मांगते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, और हम बिल्कुल ईमानदारी से अपना डेट ऑफ बर्थ 22/1988 होते हैं, वो भी एक फेक ईमेल आईडी बना के, स्पूफिंग ईमेल आईडी, आपको लगेगी कि सेम ईमेल आईडी है, कि ये एसबीआई की वेबसाइट या एसबीआई की मेल आईडी से हमको मेल आया है। ठीक है ना, कोई भी बना सकता है मेल आईडी, कोई भी बना सकते हैं। आप बना सकते हो एसबीआई की मेल आईडी। आपको एक मोबाइल में एक नंबर डालना है और नंबर से आप एक जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप यूज़ करेंगे उसमें आप एसबीआई लिख देंगे तो सीधी सीधी आपकी मेल आईडी बन जाएगी sbi.com। इसी तरह क्रिमिनल्स भी तैयार करते हैं, एक स्पूफिंग मेल आईडी बना लेते हैं, उसमें कुछ जो डिजिट्स बीच की रहती हैं उनको थोड़ा ऊपर नीचे करके या उसको इधर उधर या छोटे बड़े उसमें करके, और वो क्या करते हैं, एक स्पूफिंग मेल आईडी जो रहते हैं उसको तैयार करते हैं, उससे फिर आपको मेल करते हैं। आपके पास एक मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक लॉटरी लग गई है, आपने एसबीआई से, आपको वो मिलना है वापस। तो फिर आप क्या करते हैं, उस पर आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। आप क्या लिखा है, सेफ क्लिक, क्या लिखा है ये, क्लिक। आप जो क्लिक कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप उस
मेल आईडी का मेल खोलते हैं तो हो सकता है उसमें मॉलवेयर हो, समझते हैं ना, मॉलवेयर जो वायरस हो, मॉलवेयर हो कुछ भी। और कई बार इस प्रकार के एप्लीकेशंस या कोई ऐसे वायरस आपके मोबाइल में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं मेल आईडी के माध्यम से, जिससे कि आपके मोबाइल के कुछ फंक्शंस वो लोग खुद ही चला सकते हैं। समझ गए? अब आपको अगर मान लीजिए कहीं SBI के नाम से कोई मैसेज आया, आप पूरा भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये SBI का ही मैसेज है और हमारी कोई लॉटरी लगी है। इसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी वो कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं कि इस पे आप संपर्क करिए, आप उस पे संपर्क करते हैं, फिर वो आपसे बात करते हैं, हाँ ठीक है आपका ये अकाउंट नंबर है, आपका ये कार्ड नंबर है, चलिए आपका ये नाम है और आपने फलाने फलाने दिन यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया था और वो ट्रांजैक्शन जो है हमारे लकी ड्रा में आ गया है और हम आपको अब 25 लाख रुपये जो है आपको मिलने वाले हैं। ये 25 लाख रुपए का आपको 20% जो है वो हम GST या 10% हम GST काटेंगे, तो वो GST आप पहले हमारे खाते में जमा करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको जो है बाकी का 90% पे कर देंगे। ठीक है, 25 लाख का 10% कितना हो गया? 2.5 लाख। पहले आपको 2.5 लाख जमा करना है, तब आपको बाकी के कितने देंगे वो 22.5 लाख। कई लोग 2.5 लाख जमा कर देते हैं कि चलो बाकी के 22.5 तो आ ही जाएंगे। क्या आपने बैंक में कॉल किया? बैंक से पता किया कि हमारी जो बैंक कितनी दूर है आपके घर से? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? आप जाके देख लीजिए क्या वाकई में वहां से आपको मेल किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वो बोलते हैं कि हम मेन ब्रांच मुंबई से बोल रहे हैं, तो आप बैंक मैनेजर से जाके एक बार पता कर लीजिए कि क्या सच में ये आपकी वेबसाइट है या इस वेबसाइट से हमको मेल आया है इस प्रकार का, तो ये सही है या नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक, एक चीज ये हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो हॉबीज हैं वो हॉबीज का डेटा भी सेल हो रहा है। तो साइबर क्रिमिनल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो हॉबीज है उस हिसाब से आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ ऐप्स के नाम लूंगा जो कि अमूमन लोग खेलते हैं। फ्री फायर कोई गेम है, जानते हैं आप लोग? देखो, जानते हैं। एक और गेम है जिसमें वो बहुत ज्यादा शूट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो कौन सा गेम है? GMI और PUBG। और कौन सा एक बोला आपने? हाँ, इसमें आप कई लोगों के साथ मिल के खेलते हैं, ठीक है ना। उसमें आवाजें आती हैं, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक। कई बार क्या आप जानते हो जिसके साथ आप गेम खेल रहे हैं या जो आपके साथ में गेम खेल रहा है उसको आप पर्सनली जानते हो? उसमें नहीं जानते ना, लेकिन उससे आपकी बातें हो रही हैं। इसके लिए बात करने के लिए या आपसे कांटेक्ट करने के लिए उनको किसी फोन कॉल की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। वो एप्स के माध्यम से या उस गेम के माध्यम से आपसे संपर्क कर लेते हैं ना। आपने उसको नहीं देखा है, क्या गारंटी है कि वो आपकी उम्र का ही बच्चा है जो गेम खेल रहा है? हो सकता है कोई बच्चा बन के बड़ा व्यक्ति गेम खेल रहा हो या कोई क्रिमिनल हो। आपने उसकी प्रोफाइल चेक करी क्या? आप उसको नहीं जानते। आप तो एक मामूली से गेम का जो ऐप है उसके माध्यम से उससे जुड़ जाते हैं। इसके बाद वो आपसे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप होने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स, जानकारी उसको दे देते हैं। हाँ, मेरा नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, कॉलिंग नंबर ये है, ये मेरी FB ID है और मेरे को इंस्टाग्राम पे ये मेरी ID है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फॉलो करके फिर आप मैसेज करते हैं, फिर उससे आप संपर्क बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे आपकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? फिर वो आपका फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता है, उसमें एक बच्चे का कोई फोटो लगा होगा, वो अपने को सिद्ध करता है कि मैं ये बालक हूं या मैं इस प्रकार का बच्चा। हो सकता है वो क्रिमिनल हो, ठीक है। फिर इस प्रकार से संपर्क बढ़ा के वो आपसे किसी प्रकार के फोटो की डिमांड करने लगता है। आप ज्यादा उसके क्लोज हो जाओगे, ज्यादा बातचीत करोगे तो एक फोटो, मुझे आपका फोटो चाहिए, फोटो की डिमांड करने लगेगा, आपसे वीडियो की डिमांड करने लगेगा, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गए हो।
आपको ये लगता है अरे यार अब मेरा फ्रेंड नाराज हो जाएगा या मेरा फ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसकी आदत लगी बात करने की, आप हैबिचुअल होते जा रहे हो उसके, एक लत जिसको बोलते हैं, वो लत लग जाती है उसकी। फिर आप जब भी फ्री टाइम रहता है तो उसको आप कॉल कर लेते हो या मैसेज कर लेते हो या बात कर लेते हो, करते हो नहीं करते हो? तो इसी चीज का वो लोग फायदा उठा के क्या करते हैं, आपको फिर बाद में आपसे संबंधित सारी चीजें, आपके फोटो, आपके वीडियो लेके और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे पास आपका फोटो है, आपका वीडियो है, आप हमें इस तरह से पैसे दो या आप यहाँ आओ मिलने, या नहीं तो मैं आपको वायरल कर दूंगा, आपकी बदनामी कर दूंगा। तरह तरह की चीज़ें भी होती हैं। इसलिए जो आपके जितने आप ऐप्स चलाते हैं या कोई गेम खेलते हैं या किसी भी संपर्क में आपके कोई जो फ्रेंड्स बनते हैं, उन पे आपको एक अंधा भरोसा नहीं करना है, ठीक है? पहली चीज़ ये तो गेम्स के माध्यम से हो गया। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं जिससे कि आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड सभी यूज़ करते हैं, आप नहीं करते होंगे लेकिन आपके मदर फादर तो करते होंगे ना। बैंक अकाउंट तो मदर फादर का होगा ना, उसकी जानकारी तो आपको होगी ना। जो बैंक अकाउंट से जो मोबाइल जुड़ा है, वो मोबाइल तो घर में रखा होगा। जैसे मम्मी का अकाउंट है, मान लिया सपोज मम्मी का अकाउंट है, मम्मी के बैंक अकाउंट का जो नंबर होगा वो मम्मी के मोबाइल में होगा, होगा नहीं होगा? तो साइबर क्रिमिनल्स आपको इसी तरह धमका के, किसी प्रकार का आपका फोटो वीडियो आपने दे दिया, बाई चांस आपसे ले लिया या उनने कहीं से कलेक्ट कर लिया, आपको धमका के और आपको क्या कर सकते हैं, चलिए आप अपने मम्मी के मोबाइल में ये हमने OTP सेंड किया है, वो आप हमको दो, नहीं तो हम आपका फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। हो सकता है? तो आप क्या करेंगे, आप सीधे OTP दे देंगे। एक OTP से पता नहीं कितनी राशि जा सकती है ना। फिर वो ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। एक बात ये हो गई। इसके बाद एक साइबर बुलिंग हो गई, जो मैं आपको बता रहा था, डराना धमकाना, इसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग आपने सुन लिया, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, ठीक है? किसी से कनेक्ट होके और उसके बाद वो आपका किस तरह से मिसयूज़ कर सकता है, आपके डेटास का मिसयूज़ कर सकता है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देन मेल की धोखाधड़ी, ये भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक, लगभग आपसे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। आपके घर में आपके दादा दादी होंगे जो कि मोबाइल तो यूज़ करते हैं लेकिन उसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, कम नॉलेज है या उनको पता नहीं है, कॉल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपके दादा दादी के पास या आपके परिवार में किसी के पास फ़ोन आता है कि या आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल आता है, एक वीडियो कॉल आता है, और वीडियो कॉल जब आप अटेंड करते हो तो सामने एक पुलिस की वर्दी में कोई व्यक्ति दिखता है और वो आपको बोलता है कि आपने फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगवाया था, उस पार्सल में ड्रग्स है और आप ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हो, मैं आपको डिजिटल अरेस्ट करता हूं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठिए, यहीं रहिए, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, आप कमरा बंद कर लीजिए। आप सोचो कई लोग इस तरह से डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। आपको लगता है पुलिस ने हमको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, हम वो दादा दादी या परिवार वाले ये सोचते हैं हम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना है, बैठ जाते हैं। आप बैठ जाइए। अब उसके बाद वो आपसे कई चीज़ें करने को कहते हैं, चलिए ठीक है, इस तरह से
हम आपका केस सॉल्व कर देते हैं। आप हमें 10 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए। आप अपना मोबाइल उठाइए, उससे हमको 10 लाख रुपए ट्रांजैक्ट कीजिए। अब कई बार डर के कारण लोग करोड़ों रुपए ट्रांजैक्ट कर चुके हैं, करोड़ों रुपए ट्रांजैक्ट कर चुके हैं। कितना बड़ा फ्रॉड है। पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपके घर आएगी ना, आपके घर आएगी, आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्राइम है। आप पूछिए ना, आपको अधिकार है पूछने का, बताइए हमने कौन सा क्राइम किया है। लेकिन क्राइम आपने, मेरी बातों में सुना, क्राइम स्टार्ट कहां से हुआ? आपने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल ऑर्डर किया है। उसको कैसे पता कि आपने फ्लिपकार्ट से पार्सल ऑर्डर किया है? डेटा सेलिंग। क्या हुआ यहां पर? डेटा सेलिंग। डेटा सेलिंग कैसे हुआ? जो फ्लिपकार्ट को आपने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर का एक कंफर्मेशन मैसेज आपके इनबॉक्स में आया, और आपके इनबॉक्स का जो डेटा है वो आप पहले ही क्या कर चुके हैं? अलाउ कर चुके हैं, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट चलाना था, आपको सारी चीजें चलानी थी, तो आपने पहले ही अलाउ किया है उसको अपने मोबाइल में। वहां से वो डेटा क्या हुआ है? लीक हुआ है, और वो डेटा लीक होके क्रिमिनल्स के हाथ गया। उनको पता चला कि आपने फ्लिपकार्ट से, एक दिन में तो आता नहीं, कितने दिन लगते हैं? 15 से 7 दिन 8 दिन लगते हैं, है ना। तो वहां से वो डेटा उनको मिला, और उसके थ्रू उनने क्या करा? एक साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज कर लिया। अब अगर आपने एक दिन में उनको 10 लाख रुपए भी, आपने कहा नहीं हम इतने नहीं कर पाएंगे, हम तो 5 लाख दे पाएंगे, चलो ठीक है पहले 5 लाख ट्रांजेक्शन करो, तो आपने 5 लाख तो दे दिए, तो कितने का फ्रॉड हो गया आपके दादा दादी या किसी के भी साथ? 5 लाख। तो इस प्रकार से किसी भी डिजिटल अरेस्ट को सही नहीं समझना है। कभी भी पुलिस आपको डिजिटल रूप से अरेस्ट नहीं करती है। जिसको अरेस्ट करना होगा वो आपके घर आएगी, आपको बताएगी कि हम आपको इस क्राइम के थ्रू अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको अपने घर में दादा दादी को, घर में बड़ों को भी जाके बतानी है। नेक्स्ट चीज आती है एटीएम कार्ड। क्या आती है नेक्स्ट चीज? एटीएम कार्ड। एक एटीएम से फ्रॉड करने की एक गैंग आती है, जो कि क्या करती है? आपके जो बड़े बूढ़े दादा लोग जो रहते हैं, जो पेंशनर्स रहते हैं, या फिर जिनको किसी मतलब जो बिजनेसमैन भी होंगे, तो एटीएम, अगर वो एटीएम में जब यूज करने जाते हैं तो उनके पीछे 3-4 लोग आके खड़े हो जाते हैं। अब जब आप एटीएम यूज करते हो तो आपका पहली बार में अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वो पीछे जल्दी करते रहते हैं, जल्दी करो दादा जल्दी करो, हमको भी जाना है, हमको निकालने पैसे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अरे भैया मेरा पैसा नहीं निकला, बोले लाओ हम निकाल देते हैं। और दादा का एटीएम कार्ड या कोई का भी जो व्यक्ति है उसका एटीएम कार्ड वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ले लिया, उनके जेब में रखे होते हैं 5-10 एटीएम कार्ड, 20 एटीएम कार्ड रखे होंगे, ठीक है ना। वो किसके पीछे रखे रहते हैं? जो आपके जस्ट पीछे बंदा खड़ा है उसके तीसरे व्यक्ति के पीछे, तीसरे व्यक्ति के पास। वो रहते तीनों एक ही गैंग के सदस्य हैं। वो क्या करते हैं, वहां पर एटीएम कार्ड वो देख लेते हैं कि इनका एसबीआई का एटीएम कार्ड है, किस टाइप का है, तो वो दूसरा सेम एटीएम कार्ड सेम वो क्या कर देते हैं, वो चेंज करके उनको दे देते हैं। और जो पहला व्यक्ति दादा के पीछे खड़ा रहता है वो क्या करता है, उनका पिन कोड देख लेता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने किसी एटीएम से पैसा, उससे एटीएम से उनको पहले से पता रहता है, उसका पैसा निकाल के वो दादा को दे देते हैं, ले जाओ आप, या नहीं चल रहा है बोल देते हैं नहीं चल रहा हमको निकालने दो। तो वो अपन तुरंत तो देखते नहीं कि मेरे नाम का ही एटीएम कार्ड है या नहीं है, सेम रहते हैं एटीएम कार्ड, सिर्फ नाम और डिजिट चेंज होती है। डिजिट तो याद नहीं रहती हमको, केवल अपना नाम लिखा रहता है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एटीएम कार्ड किसी के भी हाथ में नहीं देना है। किसी के भी हाथ में अपना एटीएम कार्ड नहीं देना है। पैसे निकले या ना निकले, अपने एटीएम कार्ड का पिन किसी को शेयर नहीं करनी है। अपने एटीएम कार्ड का पिन कहीं भी लिख के एटीएम कार्ड पे या कहीं पे भी आपको लिखकर नहीं रखना है। तीसरी चीज, हो सके तो महीने 6 महीने में अपने एटीएम कार्ड का पिन कोड चेंज करते रहें, उसको कंटिन्यू एक ही जो पिन है वो नहीं रखें, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मैंने बताई आपको
कि कॉल के थ्रू, अभी तक हमने देखा डेटा के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, अब एक कॉल के माध्यम से भी आपके साथ फ्रॉड होता है। ठीक है ना। आप जैसे मैंने बताया, कॉल आता है, किसी बैंक का आ जाए, कोई भी कंपनी का आ जाए, हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं और आपने ये जो किया है, ये हम आपको या आपके अकाउंट का मोबाइल, आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, आपका मोबाइल बंद हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फेक कॉल करके भी फ्रॉड वो कर सकते हैं कॉल। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा अकाउंट बंद मत करो, हम लोग, आप बताइए क्या करना है। तो ठीक है सर, इसके लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, हम आपका वेरिफिकेशन अपडेट कर देते हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए, आपने नाम बता दिया अपना, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बता दिया, सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपको एक OTP सेंड करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आपके मोबाइल में एक OTP आया होगा, बताइए। तो आप जैसे ही OTP उसको शेयर करते हो, आपके अकाउंट से पैसे कटना स्टार्ट हो जाते हैं, होते हैं ना। इस तरह से साइबर क्राइम होते हैं। अब देखिए, कई बार आपके पास कॉल आता है कि मैंने आपको एक UPI पेमेंट किया है, उस UPI पेमेंट को आप रिसीव कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेमेंट को रिसीव करने और अपना पिन डाल दीजिए। पेमेंट को रिसीव करने के लिए किसी प्रकार के पिन की जरूरत नहीं होती है। पेमेंट देने के लिए जरूर पिन लगता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी प्रकार का पिन नहीं लगता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब कई बार आपके पास मैसेजेस के माध्यम से कोई लिंक आती है मैसेजेस में, www. कुछ लिंक, हाँ डॉट और बीच में कुछ भी डिजिट रहती है और .com करके कोई लिंक सेंड करते हैं, किसी भी प्रकार से मैसेज में आ सकती है। आपको किसी भी अनसेफ या आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उन नंबरों से अगर कभी कोई लिंक आती है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। ये आपको अपने घर में भी बताना है, यही नहीं। ठीक है ना, कि कभी भी इस प्रकार से जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इस प्रकार से अगर कोई आपको कोई लिंक आती है, कुछ होता है, तो आपको उसको क्लिक नहीं करनी है। कई बार क्लिक के माध्यम से ही आपके जो डेटा है वो चला जाएगा, वो सारी चीज़ें, मतलब पैसे वैसे भी चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि इतनी प्रकार से साइबर क्राइम होता है। अब इससे बचेंगे कैसे हम? अब इससे बचने के तरीके, सबसे पहला है सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। बाय द वे, फेसबुक पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो कर रहा है आपको उसको फॉलो बैक नहीं देना है, उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। जिसको आप जानते हो केवल उसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें। अपने पिन पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं बताएं, किसी से शेयर नहीं करें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आप गेम्स के थ्रू कहीं फ्रेंड हो जाते हो या किसी से बातें करने लगते हो, कई बार वो आपसे बोलता है नहीं नहीं मुझे आपकी फेसबुक आईडी और पासवर्ड दे दो। देना नहीं है, आपको पहले भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, उसके बाद आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करने को भी कहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करना है। अगर किसी अनजान नंबर से आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा है, ठीक है, बाय द वैसे तो जनरली वीडियो कॉल वही करते हैं जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव होते हैं। अगर कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी रिसीव नहीं करना है, क्योंकि आप वीडियो कॉल के थ्रू जब वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ते हो तो आपका भी वेब कैमरा स्टार्ट हो जाता है, होता है नहीं होता है? तो आपको वीडियो कॉल ऐसा कोई भी अननोन नंबर से आता है तो उसको भी अपने को नहीं लेना है। किसी भी प्रकार के अपने फोटो वीडियो किसी को शेयर नहीं करने, खासकर लड़कियों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको कोई कितना ही प्रेशराइज करे, कोई कितना ही कहे, आप किसी से कितने भी भावनात्मक रूप से जुड़े हों, लेकिन आपको अपना फोटो वीडियो किसी भी प्रकार का किसी को शेयर नहीं करना है।
अपने अननेसेसरी फोटो वीडियो भी अपने मोबाइल में नहीं रखने, ठीक है। अननेसेसरी फोटो वीडियो ऐसे हों जो आपत्तिजनक फोटो वीडियो हो, वो भी आपने मोबाइल में नहीं बनाने हैं, नहीं रखने हैं। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जिस प्रकार से डाटा लीक हुआ है वो भी कहीं सेल हो जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक अभी एक फ्रॉड का चलन बढ़ा है, आपको कॉल करके कहते हैं कि हेलो मुझे पहचाना, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं पहचाना। अरे यार इतने दिन हो गए यार, तुम अच्छा बहुत दिन हो गए मैंने आपसे बात ही नहीं करी तो आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो, बताओ यार मैं इतनी मुसीबत में पड़ा हूं। अब जैसे उसने मुसीबत का नाम लिया तो आप अपनी मेमोरीज में सर्च करने लगते हो कि यार ये किस फ्रेंड की आवाज होगी, और वो मिलती जुलती आवाज के व्यक्ति का आप नाम ले लेते हो कि अच्छा तुम संतोष बोल रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं संतोष बोल रहा हूं। अरे कैसे हो, बस ठीक है, सब ठीक है घर में, लेकिन मेरी बिटिया जो है बहुत बीमार है या मेरी सिस्टर बहुत बीमार है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ यार, मुझे 20,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है। तो बोलते मैं एक नंबर दे रहा हूँ प्लीज़, या QR कोड दे रहा हूँ आप प्लीज़ इस पर सेंड कर दो। तो आप भावनात्मक रूप से जुड़ के और उसे वो पैसे सेंड कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपसे इस तरह से पैसे मांगता है तो आपको सबसे पहले उसे कॉल करके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को जो उसका पर्सनल नंबर है उस पर कॉल करके, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है उस पर कॉल करके पहले उससे कंफर्म कर लेना है कि तुमने दूसरे नंबर से मुझे कॉल किया है क्या, ठीक है। एक यही बात आई कि अनजान मित्र से अकेले में मिलने ना जाए। मैंने आपको इटारसी का केस बताया ना, ठीक है। एक और केस बताता हूँ। एक मैट्रिमोनी साइट्स होती हैं शादी के लिए, लोगों की जान पहचान आपस में बढ़ाने के लिए एक साइट्स होती है। ऐसी मैट्रिमोनी साइट्स पे भी कभी कोई अपने को उनको नहीं खोलना है, नहीं देखना है, ठीक है। कई बार एक मुंबई का केस है, एक लड़की थी मैट्रिमोनी साइट्स पे, उसने एक लड़का पसंद किया और पसंद करने के बाद वो लड़का उसको बुद्धू बनाता रहा, धीरे धीरे उससे सारे पैसे ऐंठ लिए और वो करीब 10-12 लाख रुपए लड़की उसको दे चुकी थी। जब फाइनली जब पता चला तो वो यहाँ था ही नहीं, वो नाइजीरिया में बैठा हुआ कोई बंदा था जो सिर्फ उससे ऑनलाइन जुड़ा था। कहाँ बैठा था वो? नाइजीरिया में, दूसरे देश में था, वहाँ से वो उस लड़की से जुड़ा था और धीरे धीरे उसने अपनी एक प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल बना के आईडी पे डाल दी, उस साइट्स पे डाल दी। उसको पता चला, उसने नंबर कॉल किया, उसने जब कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव किया, बातचीत करी उससे, धीरे धीरे दोनों बातचीत में दोनों शादियाँ पक्की हो गई। और शादी पक्की होने के बाद उसने हाँ ठीक है मैं आपसे शादी कर लूँगा, और उसके बाद आप अपनी मजबूरियाँ बता के उससे कई प्रकार से पैसे कलेक्ट किए। कई बार बोले यार मैं आ गया हूँ, फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ मुंबई, और एयरपोर्ट पे मेरे पास डॉलर्स थे वो यहाँ एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। लड़की ने कहा नहीं आप रुको, मैं आपको इंडियन करेंसी सेंड करती हूँ, आप यहाँ कहीं से इंडियन करेंसी ले लो। फिर उन्हें इंडियन करेंसी सेंड कर, इस तरह से कई बार उससे बहुत सारे पैसे वो ऐंठ चुका है। तो इस प्रकार की जो फर्जी साइट्स है उन पे भी आपको विश्वास नहीं करना है। एक और चीज़ बताता हूँ, हमेशा कोई भी ऐसे ऐप जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको डाउनलोड नहीं करने। हमेशा किसी भी कंपनी का, किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर या उसकी कोई हेल्पलाइन नंबर या उसकी हेल्पलाइन आईडी आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे फिर हम सर्च कहां करेंगे। आपको जिस संस्थान से काम है, बाय द वे आपको SBI से काम है, ICI से काम है, आपके ब्रांच, आप संबंधित ब्रांच में जाइए, आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, वहां से आप उसका हेल्पलाइन नंबर लीजिए। गूगल पे जितने बैंकों के हेल्पलाइन नंबर डले होंगे आधे से ज़्यादा फेक और किसके नंबर रहते हो? साइबर क्रिमिनल्स के नंबर रहते हैं। आप उस पर कॉल करते हो भरोसा करके कि हमारा एक बैंक अकाउंट था उसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बोलता ठीक है सर ओके मैं आपको कर देता हूं और आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप एक काम करिए, आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, आप एक OTP देते हो उसको और आपका सारा पैसा जो होता है अकाउंट से साफ हो जाता है। सारे क्राइम OTP से होते हैं। कुछ क्राइम्स होते हैं जो बिना OTP के भी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जो मैंने आपको बताया, अननोन लिंक्स, ठीक है ना। जितनी कोई आती है, कोई लिंक आती है, आपको कोई लिंक सेट करते, कोई वेबसाइट सेंड कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करते हैं, उससे भी होते हैं।
डेटा भी चल जाता है, पैसा भी चल जाता है। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले तो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ठीक है ना, कोई ऐप डाउनलोड करना है, अगर आपको व्हाट्सएप में कोई फाइल भेज रहा है, उसको अननोन व्यक्ति भेज रहा है कि आप एक काम करो, मैं आपको ये दे रहा हूँ, इससे आप डाउनलोड कर लो या आप ऐप चलाने लगो, तो वो नहीं करना है, आपको गूगल या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। अपना पासवर्ड हमेशा मजबूत रखें। पासवर्ड कैसा रखना है आपको? मजबूत रखना है। मजबूत पासवर्ड से मतलब होता है ऐसा नहीं लोहे का पासवर्ड रखना है ना, लोहे का पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड डिजिट्स का होता है, लेकिन डिजिट्स ऐसी होनी चाहिए। पासवर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप सिलेक्ट करते हो, सबसे ज्यादा लोग डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं या डेट ऑफ ईयर, है ना, ईयर सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ कर ली, अपने नाम के आगे के 2 अक्षर जोड़ दिए या पीछे के 2 अक्षर जोड़ दिए, या फिर मोबाइल नंबर के आगे के 4 डिजिट 5 डिजिट या पीछे के 5 डिजिट, यही करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो बनाना है उसमें हमेशा 3-4 प्रकार के डिजिट रखिए, कुछ उसमें साइन रखिए, डॉट लगा दो, डॉलर बना दो, ठीक है, @ बना दो, कोई दूसरे साइन प्लस माइनस कुछ भी रखो। इस तरह के जो साइंस है उनको भी इंक्लूड करके आप अपना पासवर्ड बनाएं। प्राइवेसी सेटिंग्स रहती हैं सभी ऐप्स में आपके मोबाइल में, तो प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन करके रखें। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग्स जो रहती हैं उसमें आप किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी साइट से कोई ऐड आ रहा है, यूट्यूब आप चला रहा है, यूट्यूब चलाते चलाते कोई ऐड आ गया और आपने वहीं से शॉपिंग कर ली, ऐसा आपको नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अगर कोई फोटो आपके मोबाइल में लिया है, ले लिया आपने फोटो, अब आपने फोटो डिलीट कर दिया, उसके बाद वो कहां चला जाता? रिसाइकिल बिन में। आपने उसको रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया, अब आप सेफ हो गए। आपका फोटो आपके मोबाइल में है क्या? कौन कहता है नहीं है? परमानेंटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई डेटा डिलीट नहीं होता। बता रहा हूं बहुत जल्दी पूछनी। परमानेंटली कोई डेटा आपके मोबाइल से डिलीट कभी नहीं होता है। 1 GB की मेमोरी कार्ड है, कितने GB की है? 1 GB की मेमोरी कार्ड है, उसमें कितना GB डेटा चला जाएगा? 1 GB चला गया। फिर आपने उसको डिलीट करा, फिर उसमें 1 GB आप इंस्टॉल कर सकते हो, फिर उसको डिलीट करा, फिर आप उसको 1 GB इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अगर आपने 5 बार उसमें कोई चीज इंस्टॉल कर दी तो वो 1 GB की जो पेन ड्राइव है उसमें कितना डेटा हो गया है? 5 GB डेटा है। आपको लग रहा है ये डेटा केवल इरेज होता है, डिलीट नहीं होता। आपने जो फोटो एक बार अपने मोबाइल में ले ली, वो जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिंदा है तब तक वो फोटो आपके मोबाइल में रहेगा, वो फोटो डिलीट नहीं होगा, आपको स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। लेकिन आपकी जो मोबाइल की मेमोरी है वो काहे की? सिलिकॉन की बनी हुई है। काहे की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो उसमें डेटा हमेशा स्टोरेज रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये अपने दिमाग से मिटा देना कि हमने कोई फ़ोटो वीडियो हमारा डिलीट कर दिया तो वो हमारे मोबाइल से चला गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होता ही नहीं है। मैं बताया ना आपको, 1 GB की मेमोरी में 5 GB डेटा कैसे रखते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा रिकवर होता है। आपने अभी कुछ दिनों में देखा होगा, कुछ पैसों के बदले में पुराने मोबाइल खरीदने वाले लोग बढ़ रहे हैं। आपके घर के आसपास आते, पुराने खराब मोबाइल दे दो। क्यों दे दो? क्या करेंगे उसको? उसको वो वापस रिसाइकल करके और वो डेटा क्या करते हैं, वो लोग निकालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। आपको लगता है कि हमने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन वो डिलीट विलीट कुछ नहीं होता। जीवन में कभी अपना पुराना मोबाइल किसी को मत देना, ठीक है?
ज़्यादा है तो उसको, अगर आपको मोबाइल ख़राब हो गया है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको बेचना नहीं है, उसको किसी को देना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है, उसको गाड़ी के टायर के नीचे चढ़ा के 2-4 बार गाड़ी घुमा देना, उस पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना उसको। अगर वो मेमोरी, कहीं उसकी मेमोरी किसी को मिल गई, वो पूरा डेटा उसमें से वापस निकाल लेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब इतनी जानकारी जो मैंने दी, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे अभी पूछ लें। पूछो पूछो बेटा, पूछने से ही आपके मन की झिझक दूर होगी। आपके जो सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। बताएं, किसी कोई डाउट्स है क्या? तो हमने कितनी चीजें सीखी आज? किसी भी प्रकार के अननेसेसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, अननेसेसरी एप्स डाउनलोड नहीं करने हैं, किसी प्रकार की एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, ओटीपी कभी किसी को शेयर नहीं करना है, पिन पासवर्ड अपने मजबूत रखने हैं, उनको शेयर नहीं करना है ना। जो गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू जो आपसे फ्रेंड बनते हैं, उनसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, ठीक है, उन पे भरोसा नहीं करना है, अपना किसी प्रकार का फोटो वीडियो किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आपको फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या इस प्रकार की कोई बात आती है कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज को लेके, आपकी किसी डेटा को लेके, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताना है। किसको बताना है? अपने मम्मी पापा को बताना है। उनसे डरना नहीं है, उनको बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, और अपने टीचर्स या मम्मी पापा के माध्यम से आप पुलिस से भी संपर्क करके उसकी भी सहायता ले सकते हैं। आपने क्राइम नहीं करा है, आपको हो सकता है कोई किसी तरह से बहला के फुसला के आपसे कोई डेटा ले ले, आपका फोटो वीडियो ले ले, तो भी आपको किसको बताना है? पहले मम्मी पापा को, फिर अपने टीचर्स को बताना है स्कूल में, ठीक है। अपने को क्राइम का भागीदार आगे नहीं बनना है और उसको क्राइम को बढ़ने नहीं देना है। समझ में आ गया है सब? ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? पूछो, आप कुछ पूछोगे, हो सकता मुझे कुछ याद आ जाए। और किसी को कोई डाउट है? मोबाइल वाला डाउट क्लियर हो गया ना? आपका फोटो कभी उससे नहीं जाएगा, आपका वीडियो कभी उससे नहीं जाएगा, वो उसी में रहेगा जब तक आप उस मोबाइल को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। कभी भी सेकेंड हैंड मोबाइल आपको बेचना नहीं है। बिल्कुल रिकवर कर सकता है, डेटा टोटली रिकवर होता है। तो वो अब जब आप उसके ऊपर एक बार उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो टूट जाएगा, टूटने के बाद नहीं कर सकता है। तो उसके बाद मतलब नहीं टूटेगा तो? नहीं टूटेगा तो बिल्कुल कर सकता है। किसी को कोई भी करे, भले कितना भी खराब फोन, जो क्रिमिनल्स होंगे वो तो कर ही लेंगे ना। भले कितना भी खराब फोन हो, कितना भी खराब फोन हो, आपकी मेमोरी सेफ है तो उसमें अंदर मेमोरी बहुत सेफ रहती है, वो कभी खराब नहीं होती है। फोन भले ही खराब हो, फोन आपका खराब हो गया, डिस्प्ले खराब हुआ, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ है। और रीसेट करने के बाद भी रहता है, तो उसके अंदर ही है। ठीक है। और पूछो, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक, थैंक यू। पालीवाल होंडा शोरूम सिवनी मालवा में होंडा कंपनी के सभी दोपहिया वाहन मिलने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। होंडा कंपनी के किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहन खरीदने के लिए एक बार विजिट जरूर करें और उचित मूल्य पर अपना मनपसंद होंडा कंपनी का दोपहिया वाहन लेकर जाएं। साथ ही वाहन खरीदने के बाद बेहतर आफ्टर सेल सर्विस पाएं। ग्राहकों का सालों का विश्वास पालीवाल होंडा शोरूम के साथ। प्रोप्राइटर दीपक पालीवाल। कॉन्टैक्ट नंबर 9425476181। पता गीता टॉकीज कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सिवनी, मालवा।